गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। तो आज हमारा ओनली प्री सीरीज़ का चैप्टर आज 5 है। आज हम पढ़ेंगे भू संचलन। भू संचलन को हम उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है अंतर्जात। ठीक है, पहला है अंतर्जात। अंतर्जात में मतलब विषात्मक, ये विषमता मूलक होते हैं। ठीक है, इसमें मतलब विषमता मूलक होते हैं, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब विषमता होती है। ये क्या उससे होते हैं? विषमता मूलक। ठीक है, विषमता मूलक इसमें एक पहले 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मंद संचलन। ठीक है, एक होता है मंद संचलन और दूसरा होता है आकस्मिक। ठीक है, एक होता है मंद और दूसरा होता है आकस्मिक संचलन। ये मंद वाला ये दिखाई नहीं देता। ठीक है, दिखाई नहीं देता, मतलब दीर्घकाल के लिए होता है, मतलब बहुत ही मतलब लंबे समय तक चलता ही रहता है। मतलब अंदर ही, जैसे कि एग्जांपल के लिए कि अंदर ही मतलब पृथ्वी की सतह के अंदर प्लेटों को मतलब खिसकना, मतलब बहुत ही मतलब आराम आराम से हो रही है, लेकिन हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि प्लेटें अंदर नीचे मूव कर रही हैं। इसमें हम मंद में 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है विवर्तनिक। ठीक है, एक होती है विवर्तनिक, दूसरी होती है समस्थैतिक। ठीक है, तीसरी होती है सुस्थैतिक। ठीक है, पहली होती है विवर्तनिक, दूसरी होती है समस्थैतिक और तीसरी होती है सुस्थैतिक। इसमें विवर्तनिक में क्या होता है? स्थलों का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें स्थलों का निर्माण होता है, जैसे कि स्थलों का निर्माण हो गया, पर्वत पठारी का निर्माण हो गया। ठीक है, और दूसरी समस्थैतिक मतलब यह ज़मीन पर काम करती है। ज़मीन पर काम करती है मतलब हिमालय भी इसी फोर्स के, मतलब इसी के कारण खड़ा हुआ है। मतलब कौन सा जो फोर्स लगा था जिसके कारण हिमालय खड़ा है वो है समस्थैतिक, मतलब आइसोस्टैटिक। ठीक है, और तीसरी होती है सुस्थैतिक। सुस्थैतिक मतलब ये समुद्र पर काम करती है। समुद्र पर काम करने का मतलब लहरें लूरें, मतलब जो भी फोर्स के कारण जो उत्पत्ति हुई है, मतलब जो भूषण, जो भी मतलब लहरें बनती हैं, मतलब ज्वार भाटा और भी मतलब बहुत प्रकार की जो आकृतियाँ बनती हैं वो इससे ही बनती है। ठीक है, और इसमें दूसरी है आकस्मिक। आकस्मिक संचलन में मतलब जो मतलब अनुभव कर सकते हैं, जो हमें प्रभाव जिसका अल्पकाल का होता है, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी, इनका प्रभाव मतलब बहुत ही अल्पकाल के लिए होता है, मतलब बहुत ही विनाशकारी होता है इनका प्रभाव। ठीक है, ये हो गई अंतर्जात, जो मतलब पृथ्वी के अंदर होती है, और एक होती है बहिर्जात। ठीक है, बहिर्जात में मतलब ये समतामूलक होती है। ठीक है, ये बहिर्जात कैसी होती है? समतामूलक होती है, सूर्य से प्राप्त शक्ति से कारण होती है। मतलब देखो, जैसे कि सरफेस के ऊपर तो एक ही मात्र जो सोर्स, मतलब एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? सन, सूर्य है। उसी से मतलब ये सारी होती हैं, जैसे मतलब अनाच्छादन हो गया, अपक्षय हो गया, अपर्दन हो गया, वहन संचलन हो गया। ये मतलब ये जो सभी है ना उसी के कारण होती है, मतलब जो बाहरी हलचलन है, मतलब बहिर्जात हलचलन के कारण। ठीक है, ये विवर्तनिक क्या होता है? टेक्टोनिक्स क्या होता है? मतलब प्लेटों का खिंचाव। विवर्तनिकी का मतलब होता है टेक्टोनिक्स, प्लेटों का खिंचाव। मतलब ये दिशा के आधार पर हम ये देखें तो दिशा के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है क्षैतिज, ठीक है, एक होती है क्षैतिज संचलन। क्षैतिज में भी ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है तनाव मूलक। ठीक है, एक होती है तनाव मूलक और दूसरी होती है संपीड़नात्मक। ठीक है, दूसरी होती है संपीड़नात्मक, मतलब कंप्रेसिबल। ठीक है, ये हो गई मतलब क्षैतिज। फिर ये जो मतलब प्लेटों को दाएं बाएं खिसकना, इससे मतलब पर्वत निर्माण कार्य कह सकते हैं। ठीक है, फिर एक होती है ऊर्ध्वाधर। संचलन में मतलब ये मतलब ऊपर नीचे। ठीक है, ये ऊपर नीचे होती है, और इसे मतलब महादेश जनक, जो मतलब महादेश मतलब इससे निर्माण होता है, मतलब कॉन्टिनेंट्स का निर्माण भी हम इसी से कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर संचलन से हुआ है। इसमें भी हम देख लेते हैं, एक ऊपर की ओर जाती है और एक होती है नीचे की ओर जाने वाली। ठीक है, ऊपर की ओर आती है उसे कहते हैं उद्धरण, उसे हम कहते हैं उद्धरणमुखी, ठीक है, जो ऊपर की ओर जाती है मतलब उसे उद्धरण कहते हैं, और जो नीचे की ओर आते हैं उसे कहते हैं अधोमुखी। जो ऊपर की ओर जाती है उसे कहते हैं ऊर्ध्वमुखी, और जो नीचे की ओर आती है उसे कहते हैं अधोमुखी। और इसमें फिर हम देख लेते हैं ऊर्ध्वाधर संचलन। ये होती है जिसे महादेश जनक, इसे कहते हैं महादेश जनक। ये होती है महादेश जनक, जिससे मतलब महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जैसे कि एक प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है, ये प्लेट ऊपर चली गई और ये प्लेट आ गई नीचे और ये चल गई ऊपर। तो ये ऊपर जाने से जैसे कि ये ऊपर हो गई ये प्लेट, और जी ये बन गया जैसे महाद्वीप, और ये बन गया महासागर। जो ये प्लेट नीचे आ गई तो इधर जल भर जाएगा।
तो ये हो गया, ये ओशियन मतलब ये कॉन्टिनेंटल हो गया, ये ओशियन ओशियन हो गया। तो इससे ऐसे बनती हैं। और ये भी दो प्रकार की होती हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ऊपर की ओर जाने वाली और एक होती है नीचे की ओर। एक होती है ऊपर वाली और एक होती है नीचे वाली, नीचे की ओर जाती हैं। एक होती है ऊपर ओर जाने वाली, एक होती है नीचे जाने वाली। ऊपर जाने वाली को, ऊपर जाने वाली को कहते हैं अधो, ऊपर जाने वाली को कहते हैं ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी कहते हैं। ऊपर जाने वाले कहते हैं ऊर्ध्वमुखी और नीचे वाले वाले कहते हैं अधोमुखी, नीचे वाले को कहते हैं अधोमुखी। ठीक है, ऊपर जाने वाले को कहते हैं ऊर्ध्वमुखी और नीचे वाले नीचे जो आती हैं उन्हें कहते हैं अधोमुखी। तो ये ऊर्ध्वाधर संचलन में हम आके देख लेते हैं ये क्या होती है, अधोमुखी क्या होती हैं, और अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी क्या होती हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वमुखी देखते हैं पहले क्या होती है। ऊर्ध्वमुखी को भी हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, ऊर्ध्वमुखी को भी हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक होती है उत्थान और एक होती है निर्गमन। एक होती है उत्थान, उत्थान का मतलब ऊपर आना होता है, आप नाम से समझ गए होंगे। स्थल का मतलब ऊपर उठ जाना, भाग कोई भाग ऊपर उठ जाना। और होती है निर्गमन, निर्गमन का होता है नीचे जाना। एक होता है उत्थान और एक होता है निर्गमन। उत्थान का मतलब होता है ऊपर आना और निर्गमन का मतलब होता है नीचे जाना। तो उत्थान हम देख लेते हैं कैसे, और निर्गमन का मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे कि ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये कोई लैंड है और इधर मतलब जल भरा हुआ है, इधर कोई मतलब जल भरा हुआ है, और ये मतलब ये यहाँ पर जल भरा हुआ है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको उत्थान और निर्गमन क्या होता है। जैसे कि ये है, तो जिसका ये भाग है ना, ये ऊपर उठ जाएगा और ये वाला इधर खिसक जाएगा। तो उत्थान और निर्गमन अभी बता देता हूँ आपको कैसे बन जाएगा। जैसे कि ये हो गया, जैसे कि ये जो भाग था ये ऊपर ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग, ये वाला। ठीक है, और ये जो ये भाग था ये नीचे पानी में डूब जाएगा इधर के कारण। तो जो मतलब जो फाइनल जो आकृति बन के आएगी, ये जो ये भाग था ये पानी में डूब गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया उत्थान, ये ऊपर जाने के कारण। ठीक है, और ये इधर खिसकने के कारण हो गया निर्गमन। मतलब निर्गमन मतलब पानी में डूब जाना कोई भाग। निर्गमन का मतलब होता है पानी में डूब जाना कोई भी भाग, मतलब बाहर की तरफ आ जाना। ठीक है, ये हो गया उत्थान और ये हो गया निर्गमन। मतलब निर्गमन का मतलब नीर से तो आप समझ गए पानी है, और गमन का मतलब डूब जाना, मतलब पानी में कोई भाग डूब जाना। तो ये हो गया ऊर्ध्वमुखी के दो प्रकार। ठीक है, अधोमुखी के दो प्रकार हो गए। ये देखते हैं उद्र, ये था उधोर्मुखी का, और अधोमुखी का देखते हैं कि दो ये भी इसके क्या प्रकार है। इसमें भी है, एक है अवतलन और एक होता है अवतलन और एक होता है अमंजन। ठीक है, फिर एक होता है अवतलन और एक होता है अमंजन। ठीक है, तो ये दो होते हैं इसके। अवतलन का मतलब कोई होता है मतलब धसाव, इसका मतलब क्या होता है, धसाव मतलब कोई भी चीज़ धस जाना। उसमें उत्थान में ऊपर उड़ता मतलब ऊपर उड़ता, और अवतलन में इसमें धसेगा। और इसमें जिससे महासागरीय बेसिन बनते हैं। और अमंजन का मतलब होता है इससे मगन तट बनते हैं। मगन तट मतलब डूबे हुए तट। इससे मैं आपको डायग्राम से फिर क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि ये कोई लैंड है और इधर इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इधर मतलब फिर इधर दबाव पड़ता है इधर, और इधर मतलब ये अभी ये पानी में नहीं डूबा हुआ इधर से। ठीक है, ठीक है इतना। अब ये इधर फिर इधर भी मतलब वो पड़ता है प्रेशर, किसी भी मतलब दबाव पड़ता है, जिससे ये जो है ये ऐसे करके इधर ये डूब जाता है। और ये जो इधर जो पानी इधर नहीं था, जैसे कि इधर जो पानी नहीं था इधर, तो इधर भी इसके कारण पानी आ जाता है। ठीक है, जिससे मगन तट का निर्माण होता है। जिससे किसका निर्माण होता है, ये हो गया मगन तट, जिससे मगन तट का निर्माण होता है। ये मगन तट हो गया। ठीक है, और ये हो गया इधर धसाव हो गया, देखो ये इधर धसाव है ये। ठीक है, ये हो गया अधोमुखी के प्रकार, अवतलन और अमंजन। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ये तो थे ऊर्ध्वाधर के प्रकार, ये देख लेते हैं क्षैतिज संचलन के प्रकार। ठीक है, तो ये तो थे ऊर्ध्वाधर के, और हम देख लेते हैं क्षैतिज के। ठीक है, क्षैतिज के और देख लेते हैं। क्षैतिज के देखें तो क्षैतिज के प्रकार वो देख लेते हैं। क्षैतिज में एक होता है संपीड़न, एक होता है संपीड़न। ठीक है, एक होता है संपीड़न और दूसरा है तनावमूलक। ठीक है, एक होता है संपीड़न और दूसरा है तनावमूलक। तो हम संपीड़न को देख लेते हैं, संपीड़न क्या है।
संपीड़न को देख लेते हैं। संपीड़न का मतलब पास पास आना, मतलब संपीड़न का मतलब कॉन्ट्रैक्स, मतलब कंप्रेस हो जाना, मतलब इधर मतलब पास पास आना, ये हो गई पास पास, पास पास आना होता है इसका मतलब संपीड़न का मतलब। पास पास आने का मतलब देखते हैं, जैसे कि इसमें भी दो प्रकार हैं, वलन बनते हैं और एक होते हैं सवलन बनते हैं, ठीक है। एक इसमें भी वलन, पास पास आने से, जैसे कि हिमालय पर्वत का मैंने बताया था आपको वलन, और एक होता है संवलन, इसमें रैपिंग हो जाती है। रैपिंग का मतलब अभी मैं बता दूंगा आपको। और ये बहुत ही ज़्यादा बनते हैं ये इसकी तुलना में, ये जो संवलन है। जैसे कि देखा आप, जैसे कि ये कोई मतलब ये ज़मीन है, इधर से वलन पड़ा तो ये वलन हो गया, मतलब जो पास पास आने से वलन बना। और इधर ये मतलब ये वलन बना, और ये नीचे का जो एरिया है, जैसे कि ये तो हो गया वलन, जो वलन के कारण जो बना, और ये हो गया सवलन। सवलन मतलब रैपिंग, रैपिंग का मतलब भी नीचे की ओर फैल जाना, जैसे कि एक पार्ट ऊपर चल जाएगा एक नीचे, ठीक है। ये हो गया इसका वो, एक होता है वलन और एक सवलन, पास पास आने से जो संपीड़न होता है। ये भी होता है, देखते हैं हम तनाव वाला। तनाव मूलक में क्या होता है? तनाव मूलक में इसमें दो है, मतलब दूरी का बढ़ना। तनाव का मतलब होता है दूरी का बढ़ना, ठीक है। तनाव मूलक का मतलब है, तनाव का मतलब किसी का मतलब आपसे दूर चले जाना। जैसे इससे क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ दूर गई, अब इसे समझो, जैसे कोई भी चीज़ दूर गई तो उसमें क्या होगा? फ्रैक्चर के बाद उसमें आएंगे क्रैक। ऐसे ही है, मतलब इसकी फॉर्म भी ऐसी बनती है इनकी, मतलब ये जो भूसंचरण से जो आकृति बनती है, फिर उससे बनेगा फोल्ट से मतलब भ्रंश से बनेंगे भ्रंश पर्वत का मतलब ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। इससे ब्लॉक माउंटेन बनेंगे। तो ये हो गया क्षैतिज संचलन। ये हम देखते हैं वलन के प्रकार, ये तो हो गए। ये हम देखते हैं वलन के प्रकार, ठीक है। हम देख लेते हैं वलन के प्रकार। तो अब हम देखेंगे इधर वलन के प्रकार। तो वलन के प्रकार में भी दो, जैसे कि वलन पड़ता है तो देखो आपने देखा होगा, जैसे कि ये वलन पड़े, ऐसे ऐसे वलन पड़ गया, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं अवनति, अपनति कहते हैं इसे कहते हैं अपनति, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं अभिनति, ठीक है, इसे कहते हैं अभिनति। ये ऊपर वाले को अपनति और नीचे वाले को अभिनति। और जो इधर जो इसको दो भागों में बराबर बांटते हैं उसे कहते हैं अक्ष मतलब एक्सिस, इसे एक्सिस कह सकते हैं। और ये जो है इसे कहते हैं वलन की भुजा, ये है वलन की भुजा, ठीक है। ये है वलन की भुजा, इसे कहते हैं अपनति, इसे कहते हैं अभिनति। ये है अक्ष जो इसको दो भागों में बांटता है, और इसे कहते हैं वलन की भुजा, ये वलन की भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये हो गए वलन के प्रकार। हम वलन के प्रकार में पहला प्रकार आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार बना के। जैसे कि ये कोई मतलब लैंड है, मतलब ये ज़मीन है, इधर पहला वलन पड़ेगा ऐसा, जो मतलब बिल्कुल बराबर होगा। फिर इसके बाद एक ऐसा, ठीक है। फिर इसके बाद एक बिल्कुल 90 डिग्री जितना, फिर एक ऐसे पड़ता है इसके, और एक अंदर पड़ता है, मतलब 36 चल मान ले उसके नीचे, ठीक है। ये हो गया। तो हम इसके नंबरिंग देते, तो ये नंबरिंग देते, तो ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5, ठीक है। ये 5 प्रकार के वलन है, ठीक है। 5 प्रकार के वलन है। और छठे प्रकार का भी एक वलन होता है, जैसे कि ये है, ये इसका मतलब इसी का ही, जो इसका है ना, जो इसका है, जो इसमें पहले प्रकार का वलन है, उसे कहते हैं हम सममित, मतलब सिमेट्रिकल। जैसे कि सिमेट्रिकल का मतलब बिल्कुल बराबर भागों में, ये भी बराबर है और ये वाला इससे बराबर है, मतलब ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। और दूसरा वाला है सममित, मतलब एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब जो L1 है इज़ नॉट इक्वल टू L2। जैसे कि इधर आप देख रहे होंगे, ये L1 है, ये L2 के बराबर नहीं है, तो ये हो गया एसिमेट्रिकल, मतलब असममित। और तीसरे वाला है, जैसे हम तीसरे वाले को हम कह सकते हैं एक दिग्नत,
तीसरे वाला है एक दिग्नत। एक दिग्नत का मतलब देखते हैं ऐसे बनती है वो। एक दिग्नत का मतलब इसकी एक साइड तो ऐसे मतलब खड़ी रहती है और दूसरी ऐसे मतलब फ्लैट रहती है, मतलब जो लगभग 45 डिग्री का कोण बनाती है, उसे कहते हैं हम एक दिग्नत। ठीक है। और हम ये चौथे प्रकार का जो है उसे हम कहते हैं समनत। समनत का मतलब ये जो L1 है वो पैरेलल है L2 के। L1 इज पैरेलल टू L2। जैसे कि ये क्षैतिज तल है, इसके ऊपर ये मतलब ये साइड, ये जो L1 है ये L2 के पैरेलल है। ठीक है। तो ये बनती है समनत, इसे हम कहते हैं समनत। ठीक है। ये वाली जो आप देख रहे हैं ये वाली इसे कहते हैं हम समनत। जैसे कि आप आकृति कई ऐसी देखी होंगी जो झुकी हुई होती हैं, जिसकी जो L1 साइड है वो L2 के पैरेलल होती है बिल्कुल। और एक जो पांचवें प्रकार की उसे हम कहते हैं परिवलित। परिवलित मतलब जो L1 इज इक्वल L1 पैरेलल टू L2 होती है, लेकिन जो एक्सिस होता है वो क्षैतिज तल के नीचे होता है। ठीक है। जो परिवलित में जो L1 L2 साइड बराबर होती हैं और जो एक्सिस होता है वो नीचे की साइड होता है, मतलब क्षैतिज तल से नीचे होता है। ठीक है। ये हो गए हमारी पाँच प्रकार की आकृति। ये हम देख लेते हैं छठे प्रकार की आकृति। ये छठे प्रकार की आकृति ऐसी होती है जैसे कि ये आपने, जैसे कि ये इधर इसका एक्सिस है, ये इधर है, ये जिसके इसके कारण मतलब समय के साथ ये दो भागों में टूट जाती है। जैसे कि ये एक हिस्सा इसका ये हो गया और दूसरा हिस्सा इसका ये हो गया। ठीक है। इसे हम कहते हैं ग्रीवाखंड। ये होता है ग्रीवाखंड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेपे। ग्रीवाखंड। ठीक है। तो ये होते हैं ग्रीवाखंड, और जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नेपे। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक अपने स्थान पर टूट जाना और दूसरा है विस्थापित हो जाना, मतलब अपनी जगह से दूसरे स्थान पर चले जाना। जो अपने स्थान पर बनती है उसे हम, जो अपने स्थान पर होती है उसे हम कहते हैं यशास्थानो ग्रीवा, जिसे हम कहते हैं स्थाने ग्रीवा खंड। ठीक है। इसे कहते हैं यथा मतलब वहीं पर ही है, मतलब यशा। और जो अपने से मतलब दूर चली जाती है उसे हम कहते हैं विस्थापित हो जाती है, उसे हम कहते हैं बहिर्स्थानी। ठीक है। जो उसको हम कहते हैं बहिर्स्थानी ग्रीवाखंड। ठीक है। ये छठी प्रकार की आकृति होगी। हम देखते हैं सातवें प्रकार की आकृति कैसी होती है। सातवें प्रकार की आकृति है उसे हम कहते हैं प्रतिवलित वलन। उसे हम कहते हैं प्रतिवलित वलन, मतलब एक के ऊपर दूसरी आकृति। जैसे कि ये इधर एक वलन पड़ा, मतलब समनत वलन पड़ा इधर। ठीक है। फिर इसके ऊपर एक और इधर समनत वलन, ऐसे ऐसे मतलब इसके ऊपर ये लेयर बनती जाती हैं, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है। जो हिमालय की जो श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है। ये इसका एक फेमस उदाहरण है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी इसका एक फेमस उदाहरण है। ये आठवें प्रकार की हम देख लेते हैं। आठवें प्रकार की क्या कौन सी आकृति है, इसे कहते हैं पंखावलन। पंखावलन ये है जैसे कि जो सम्मिलित वलन था ना उसी में ही मतलब वो ही वलन के साथ, मतलब उस पर भी वलन ही वलन 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इधर इसके वलन पड़ते रहते हैं। इसमें मतलब वलन वलन, एक वलन में कई वलन बन जाते हैं। जैसे कि ये एक वलन है ना, जैसे एक ये सम्मिलित वलन था, इसमें मतलब इस सम्मिलित वलन के ऊपर मतलब इस पर वलन ही वलन वलन, इसे कहते हैं हम पंखावलन। मतलब एक ही वलन के ऊपर एक ही वलन पे मतलब अनेक वलन बन जाते हैं। एक ही वलन पे अनेक वलन बन जाते हैं, उसे कहते हैं पंखावलन। ठीक है। ये हमने देख ली वलन और हमने उसके प्रकार। ठीक है। वलन क्या होता है और उसके प्रकार, 8 प्रकार के वलन देख लिए, जिसमें हमने पहले पढ़ देखा था सम्मिलित वलन, फिर असम्मिलित वलन, फिर तीसरे प्रकार का था एक दिग्नत वलन, फिर होता है समनत वलन, और एक फिर पांचों प्रकार का था परिवलित जो जमीन के अंदर बनता है क्षैतिज तल से नीचे, फिर सातवें था ग्रीवाखंड, फिर नहीं छठा था ग्रीवाखंड, सातवां था प्रतिवलित वलन, फिर आठवां था पंखावलन। ये था आठवां पंखावलन। तो ये हमने वलन देख लिए, वलन कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसके हम देखते हैं तनावमूलक बल। तनावमूलक बल क्या होता है? तनावमूलक बल देखते हैं। तनावमूलक बल क्या होता है? तनावमूलक बल है जैसे कि ये कोई एक प्लेट है, इसका मतलब इधर और इधर खिंच जाना, मतलब एक दूसरे से दूर जाना, मतलब दूरी बढ़ रही है, मतलब ये इधर खिंच रही इधर खिंच रही, जिसके कारण इसमें ये ऐसे इसमें भ्रंश बन गया, खिंचाव के कारण भ्रंश बन गया। ठीक है। तो इसके कारण इधर भ्रंश बन गया खिंचाव के कारण।
तो ये भी हम देख लेते हैं भ्रंश कितने मतलब कैसे बनते हैं। तो पहला है भ्रंश बनने ब्लॉक माउंटेन और हार्ट्स हार्ट्स तो इसमें भी अंतर होता है ब्लॉक माउंटेन और हार्ट में। तो ये देख लेते हैं ब्लॉक माउंटेन और हार्ट में अंतर। ठीक है, तो ये एक होता है ब्लॉक माउंटेन ब्लॉक पर्वत, ठीक है, और एक होता है हार्ट। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन और हार्ट इनमें क्या अंतर है। तो ब्लॉक माउंटेन होता है ना, इसमें क्या होता है बीच का भाग उठ जाता है। इसमें क्या होता है बीच का भाग ये क्या होता है उठ जाता है। ठीक है, जो बीच का भाग है वो क्या होता है उठ जाता है। जैसे कि ये आप एक आकृति बना लो, ये इधर ये इधर, ठीक है, तो इसमें हम नंबरिंग दे देते हैं ABC। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो बी भाग है ना, जो बी वाला है वो ऊपर की ओर उठ जाता है, और जो ए और बी है वो अपनी जगह रहते हैं, मतलब सेम अपनी जगह पर रहते हैं। जैसे कि ये ठीक है, जैसे कि ये ए अपनी जगह है, इसमें बी जो ये बी है ये ऊपर की ओर उठ गया, और जो इसमें सी था सी पे अपने स्थान पर एक जैसा ही, मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। जो ये बी था ये ऊपर की ओर उठ गया, तो ये होता है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत में ऐसे होता है, देखिए जो बी वाला भाग है वो ऊपर उठता है, मतलब जो बीच वाला भाग है उसमें ऊपर उठता है। और हार्ट्स में क्या होता है देखो, और ये होता है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है किनारे धस जाते हैं। इसमें क्या होता है जो किनारे होते हैं ना वो धस जाते हैं। ठीक है, जो किनारे होते हैं वो धस जाते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा बिल्कुल। जैसे कि ये ठीक है, ये है इधर, इसको नंबरिंग दे देते हैं हम ए बी और सी। इसमें क्या होता है इसमें बी अपनी जगह रहता है, जो इसमें ब्लॉक पर्वत में बी ऊपर उठ जाता था ना वो अपनी जगह रहता है, और इसमें ए और सी है ना ये अपने नीचे धस जाते हैं। तो इसमें क्या होगा देखो, जो बी होगा वो अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है, और जो बी और सी है ना वो नीचे धस जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बी है ये अपनी जगह पर वही है, और जो ए और सी थे ये मतलब नीचे की ओर धस गए। ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो ए और सी वो नीचे की ओर धस गए। तो ये मेन अंतर है ब्लॉक पर्वत और हार्ट्स में। ठीक है, जिसका मतलब फेमस उदाहरण इसका एग्जाम्पल देखें तो हम ये है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत ये आप मैपिंग कर लेना बहुत अच्छे से, जो मतलब ये जो पर्वत नदी वगैरह है, जैसे कि सतपुड़ा पर्वत कहाँ है किस राज्य में है, मैपिंग आप अच्छे से कर लेते हो ना तो आपका मतलब प्री में 4-5 सवाल मैपिंग के मतलब बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, ये फिर उसमें एक और फिर उनमें देख ले एक और अंतर देखे तो हम रिफ्ट वैली और रैंप कार्टिंग में क्या अंतर होता है। जैसे कि एक होती है रिफ्ट वैली, ठीक है, ये रिफ्ट वैली, और दूसरी होती है एक रैंप कार्टी, एक होती है रैंप कार्टी। ठीक है, रिफ्ट वैली में क्या है, हम रिफ्ट वैली देखते हैं। रिफ्ट वैली क्या है, रिफ्ट वैली ये क्या होता है, मतलब सामान्य भ्रंश होते हैं नीचे की ओर खिसकना, ये होता है सामान्य भ्रंश। जो रिफ्ट वैली होती है सामान्य भ्रंश, जैसे कि ये एक ब्लॉक है। ठीक है, इसमें क्या होता है ये इधर और इधर मतलब खिसके, जिसके कारण ये नीचे की ओर एक पार्ट मतलब नीचे बैठ जाता है। इसमें हम देख के जैसे कि ये एक पार्ट इसमें नीचे की ओर बैठ जाता है, जिससे वो बनती है नीचे की ओर खिसकने से रिफ्ट वैली बनती है। क्या होता है बीच का भाग नीचे की ओर धस जाता है इसमें। और इस वाले में क्या होता है रैंप काटने में जो किनारे का भाग होता है ना ऊपर उड़ जाते हैं, किनारे ऊपर उड़ जाते हैं। जैसे कि ये ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, इसमें क्या होगा इसके किनारा ऊपर उठ जाएगा। जैसे किसका ये जो किनारा है ये ऊपर की ओर उठ गया, ये अपनी जगह पर है, जिससे रैंप घाटी बनती है। रिफ्ट वैली और रैंप घाटी में मेन अंतर ये है, उसमें बीच का भाग नीचे धंसता है और रैंप घाटी में किनारे ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं स्थलाकृति कितने प्रकार की होती हैं। हम देखते हैं स्थलाकृतियाँ, हम देखते हैं स्थलाकृति कितने प्रकार की होती है। ठीक है, स्थलाकृति होती है पृथ्वी पर दिखाई देने वाले भिन्न भूदृश्य वही सभी स्थलाकृति कहलाती हैं। स्थलाकृति क्या है, जो पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न भूदृश्य दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो विभिन्न भूदृश्य दिखाई दे रहे हैं वे सभी स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, इससे हम देखने के लिए इसको मतलब समझने के लिए क्या होते हैं स्थलाकृतियों के विकास को प्रभावित करने के बड़े कारक
स्थलाकृति को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते क्या हैं। इसके लिए बहुत फेमस है, मतलब डेविस का त्रिकुट। डेविस का त्रिकुट मतलब ऐसे है, जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में इधर है संरचना, ये है परक्रम और यह है अवस्था। ये मतलब त्रिकुट बन गया। और ये किसने दिया था? ये दिया था डेविस ने। ये दिया था डेविस ने। डेविस जिसे इसीलिए हम इसे कहते हैं डेविस का त्रिकुट। ठीक है, ये दिया था डेविस ने। और इसे मतलब ये कितने प्रकार के मतलब प्रभावित करने वाले क्या हैं, मतलब चट्टानी संरचना है, प्रक्रिया है, जलवायु है, वनस्पति है, अवस्था है, समय है, ऊर्जा है, जो आंतरिक और बाह्य, जो मतलब इसको मतलब प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो गए? एक तो हो गया, ये हो गए चट्टानी संरचना। ठीक है, फिर एक हो गई दूसरी चीज़ क्या है? प्रक्रिया। फिर एक हो गया जलवायु। जलवायु के बाद वनस्पति। वनस्पति के बाद अवस्था। अवस्था के बाद समय। समय के बाद है ऊर्जा। ऊर्जा में भी दो प्रकार के हैं, मतलब एक होता है आंतरिक, ठीक है, और एक होता है बाहरी। आंतरिक और बाहरी, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं ऊर्जा की। तो ये इसको प्रभावित करने वाले कारक है। अब इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। इसको हम 3 प्रकार में बांटते हैं, मतलब इसका हम वर्गीकरण देखें तो वर्गीकरण, ठीक है, इसको वर्गीकरण में हम देखते हैं। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। जो पहला भाग है इसमें वो होता है मतलब प्राथमिक स्तर। ठीक है, ये होता है प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर से मतलब जिससे महाद्वीप और महासागर बने हैं। जैसे महाद्वीप और महासागर बने, जैसे भूसंचलन से, ये इससे क्या है? भूसंचलन से। ठीक है, इसमें दूसरा स्तर देख लेते हैं। तो पहला स्तर था जिससे, और द्वितीयक स्तर। द्वितीयक स्तर, द्वितीयक स्तर क्या होता है? जिससे पर्वत, पठार और मैदान बने हैं। ठीक है, पर्वत, पठार और मैदान बने। और तृतीयक स्तर में, तृतीयक स्तर में वी घाटी बनी है, एस्कर बने हैं, पुलिन बने हैं, और भी मतलब बहुत कुछ एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है मतलब इसको वर्गीकरण में बांटे। तो जैसे कि सबसे पहले ये है, इसके अंदर मतलब महाद्वीप और महासागर बने, फिर इसके अंदर बने पर्वत और पठार, फिर इसके अंदर मतलब इसको हम ऐसे मतलब वेन डायग्राम लें तो ऐसा मतलब ऐसी आकृति बन जाएगी। तो अब हम देखते हैं नदी, मतलब जो फ्रंट, मतलब नदी का बात देख लेते हैं। नदी कैसे, मतलब नदी के अंदर क्या क्या होता है। जैसे कि नदी ऐसी होती है और इसके अंदर ये पानी भरा होता है। ठीक है, इसका ये किनारे हैं, ये भी घाटी, ये तट, इसमें ये हो गया किनारे और ये हो गई वी घाटी। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार की होती हैं। और ये हो गया तटबंध। ठीक है, मतलब तटबंध। और ये हो गया पास। ठीक है, ये को पास। और ये इसका फ्रंट व्यूज़ है। इसका फ्रंट व्यू है, जो मतलब नदी को हम सामने से देखते हैं, इसका फ्रंट व्यू है। किनारे मतलब घाटी क्या होती है? एक होती है लंबवत अपर्दन, जिससे मतलब घाटी मतलब लंबवत अपर्दन से मतलब घाटी क्या बनेगी? मतलब गहरी बनेगी। ठीक है, और दूसरा होता है पार्श्विक अपर्दन, जिससे मतलब घाटी चौड़ी बनेगी। ठीक है, ये हो गया मतलब इसका नदी का फ्रंट व्यू। नदी को हम अगर फ्रंट से देखें, अगर हम नदी के मतलब फ्रंट से नहीं, मतलब नदी की मतलब 3 अवस्था होती हैं। नदी की मतलब 3 अवस्था होती है। एक होती है युवावस्था, युवावस्था जिसमें ये मतलब अपर्दन बहुत ज़्यादा करती है निक्षेपण की तुलना में, मतलब निक्षेपण की तुलना में ये अपर्दन बहुत ज़्यादा करती है। फिर दूसरी होती है एक प्रौढ़ावस्था, मतलब नदी जवान हो गई, मतलब युवा थी, जवान थी, मतलब थोड़ी मतलब 45 की और 50 की उम्र में आ गई है नदी। ठीक है, मतलब अगर ए ह्यूमन को मतलब एक नदी मान लेता हूँ, जिसमें अपर्दन और निक्षेपण मतलब लगभग अप्रोक्स मतलब बराबर ही होता है, मतलब बराबर ही करती है नदी। मतलब जो मतलब जितने पास मतलब नदी मतलब जिसका मतलब ये है, मतलब इसका मतलब इधर से निकली है, उत्थान हुआ यहाँ से, और जहाँ तक मतलब इसका ये मोहराम बनाती है, जहाँ पर ये मतलब ये गिरती है, मतलब ये इसका एग्जिट पॉइंट हो गया, ये एंटर पॉइंट हो गया। मतलब इधर मतलब ये सबसे युवा
ये फिर इधर मतलब प्रौढ़ावस्था में, और यहाँ पर ये वृद्धावस्था में, ठीक है। तो ये हो गया, हमने देख ली प्रौढ़ावस्था। इसके बाद एक अवस्था होती है इसकी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में मतलब अपर्दन तो मतलब ना के बराबर ही करती है, निक्षेपण मतलब सारा निक्षेपण वहीं पे करती है, जिससे मतलब निक्षेपण के कारण मतलब डेल्टा भी बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि ये नदी इस यहाँ से निकली, इस पर्वत से ये नदी निकली, ये नदी निकली और इधर मतलब ये समुद्र है, इधर मतलब इधर अपना ये पानी मतलब डाल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इधर मतलब ये युवावस्था में, ये यहाँ पर मतलब अपर्दन किया इसने, बहुत ज़्यादा अपर्दन अपर्दन, और इधर मतलब फिर ये प्रौढ़ावस्था में पहुँच, मतलब अपर्दन और निक्षेपण बिल्कुल बराबर, और यहाँ पर जाकर सारा निक्षेपण ही करती है, मतलब अपर्दन को मतलब बहुत कम करती है। इसमें छिपरिकाएँ क्या होती हैं? छिपरिकाएँ नदी में मतलब छिपरिकाएँ क्या होती हैं? छिपरिका क्या होती हैं? जैसे कि नदी यहाँ पर, जैसे कि मान लो ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है इधर, और इधर कोई मतलब पत्थर वत्थर आ जाते हैं, तो जिसके मतलब जिससे ये मतलब ऊपर उठ जाता है पानी, इसे कहते हैं छिपरिका। जिससे पानी ऊपर उठ गया, पत्थर वत्थर कारण ये होता है छिपरिका। कैनियन या गर्च, कैनियन या गर्च क्या होते हैं? मतलब ये बहुत ही गहरे होते हैं, जैसे कि मतलब ये खड़ी मतलब खड़ी चढ़ाई होती है, मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे बीच में पानी पाते, तो ये बहुत ही मतलब गहरे होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कैनियन होते हैं, ठीक है। ये होते हैं हम शैतानी भरव क्या होते हैं, और जिसे हम जलज गर्तिक कहते हैं, जलज गर्तिक। जैसे कि ये नदी बह रही इधर, फिर इसके कारण मतलब इधर मतलब कोई गड्ढा था ऐसे, इधर फिर ये भरव भरव शैतानी भरव बनने लग जाता है, इधर मतलब पानी घूमने 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 लग जाता है, इसे कहते हैं शैतानी भरव। वाटरफॉल तो आपको पता ही होगा, जैसे कि ये कोई मतलब पठार या फिर पर्वत है, इससे मतलब पानी गिरता है, इसे कहते हैं वाटरफॉल, ठीक है। और वाटरफॉल इधर फिर जो हमारा पानी गिरता है इसे कहते हैं अवनमन कुंड, इसे हम कहते हैं अवनमन कुंड, ठीक है। ये वाटरफॉल की हमने देख ली, नदी की ये सारी आकृतियाँ, नदी जो पानी वाली आकृति होती है वो हमने सारी देख ली, ठीक है। ये होती है कास्ट, जो कास्ट मतलब चुनना, कास्ट स्थलाकृति क्या होती है? चुनने वाली, मतलब चूने, ये चूना पत्थर के क्षेत्र में मिलती है। ये भूमिगत जल ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसमें भूमिगत जल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पहली एक देखे तो हम, एक होती है जैसे कि आपने देखा होगी, ये कोई मतलब गुफा है इधर, मतलब चुना की, इधर फिर इधर कुछ, इधर भी, इधर और इधर मतलब ये लटकते रहते हैं, जैसे अजंता एलोरा गुफाएं, मतलब ऐसे में मतलब कुछ ऐसे मतलब मिली है। एक होती है टेरा रोसो, एक प्रकार की मतलब होती है, इसमें एक आकृति होती है टेरा रोसा, एक होती है टेरा रोसा, एक होती है लेपिजी। टेरा रोसा लेपिजी ये क्या होती है? उबड़ खाबड़ सतह होती है। लेपिजी ये क्या होती है? उबड़ खाबड़ सतह। सिंक होल, सिंक होल क्या है? सिंक होल ये देखो, ये जो ऊपर वाला इसे कहते हैं हम सिंक होल, सिंक होल, ठीक है, जिसे हम, ठीक है, सिंक होल हो गया। फिर एक होता है, फिर एक होता है ओले, इसके बाद होती है फास्ट खिड़की, खिड़की मतलब ये खुली हुई है, ठीक है, ठीक है, ये होगा फास्ट खिड़की। फिर होता है घोल रंध्र, घोल रंध्र मतलब एक छेद होते हैं, मतलब ये सतह है इसमें मतलब छेद 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 रंध्र, ये बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे, ये मतलब ऊपर से टपक टपक कर ऐसे मतलब निशान बन जाते हैं, ठीक है। और एक होता है, फिर इसके बाद ये वाली आकृति जैसे कि आप ये देख रहे हो इसमें, इस वाली को हम कहते हैं निश्चु, इसे हम कहते हैं निश्चुत्रात्मक, ठीक है, इसे हम कहते हैं निश्चुत्रात्मन, ठीक है। फिर ये हो गई ये कास्ट वाली सारी आकृति। ये हिमानी के स्थलाकृति देख लेते हैं, हिमानी क्या क्या बनाती है। हिमानी बनाती है एक यू आकार की घाटी, ठीक है, यू आकार की घाटी बनाती है। फिर इसके बाद ही बनाती है अंडे की टोकरी, अंडे की टोकरी कौन बनाती है? हिमानी की स्थलाकृति है। फिर इसके बाद बनता है इमलिन, फिर एक बनता है एस्कर, एस्कर मतलब हिमानी वाली होगी। सागरीय जल की तरंगे क्या क्या बनाती हैं? इसके बाद हम देखते हैं सागरीय जल की तरंगे, ये बनाती है पुलिन, टेम्बेडो, जैसे मतलब अपर्दन से दीप का जुड़ाव, जैसे कि ये और ये इधर मतलब अपर्दन हुआ बहुत ही ज़्यादा अपर्दन होने के कारण मतलब दीपों का जुड़ाव हो गया, ठीक है। फिर एक बनाते हैं गुफा, फिर एक बनाते हैं मृगु, जैसे कि आप इसे देखा होगा, ये मतलब ये क्या होगी? गुफा, गुफा टूटने, ये मतलब जो गुफा थी, मतलब ये पानी इधर लग के गुफा, मतलब ये बहुत ही मतलब फिर ऐसे ऐसे मतलब बहुत ही पतली होकर ये टूट जाती है, मतलब ये होगी टूट गई, टूटने के बाद ये मतलब ऐसी आकृति बन जाएगी, ये इसे कहते हैं मृगु। तो इसी के साथ हमारा मतलब भूसंचलन वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।